व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में सन 1915 की कहानी है, जिस दौर में कोरिया के लोग जापानी हमले के कारण बहुत ही मुश्किलों से खुद का गुजारा कर रहे थे। उनके पास ना तो कुछ खाने का था ना ही पीने का। इसी समय हम योंगशी नाम के एक इंसान को देखते हैं जो बहुत ही मशहूर शिकारी हुआ करता है। उसने बड़े बड़े जानवरों को अपने तरीकों से मार गिराया है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है लेंशी, जिसको वो हमेशा अपने साथ ही रखता है ताकि आगे जाकर वो अपने परिवार का पेट भर सके और शिकार कैसे करते हैं ये भी सीख सके। अभी कोरिया में ठंड का समय है, हर तरफ बर्फ जमी हुई है, इसीलिए योंशी शिकार पर जाना नहीं चाहता। पर उसकी बीवी बताती है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, उन्हें कुछ न कुछ तो करना होगा। तब योंशी खुद की जान बाजी पर लगाता है और निकल पड़ता है शिकार के लिए। हालांकि उसकी बीवी उसे रोकती है और कहती है कि हम पड़ोस वाले लोगों से कुछ खाने को ले लेंगे, लेकिन योंशी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उसकी जिंदगी के कुछ उसूल हैं, जैसे कि वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। इसी वजह से वो शिकार करते समय भी कभी भी जाल नहीं लगाता, क्योंकि वो हर किसी को मौका देता है भागने का, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। अब बर्फ में चलते समय वो देखता है कि कुछ खून के निशान उस पर लगे हुए हैं। शायद यहाँ पर उससे पहले भी कोई आया होगा। खैर, वो अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता है और बहुत ही चालाकी से उन निशानों का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे हल्की सी भनक लगती है किसी टाइगर के होने की। उस दौर में दोस्तों, जापानी लोग टाइगर की खाल को बहुत महंगे दामों में खरीदा करते थे, क्योंकि उसका शिकार करना किसी के बस की बात नहीं थी। पर योंशी के लिए थोड़ा आसान होता है क्योंकि वो अपने दिमाग से काम लेता है। हम देख पाते हैं कि वो हवा में गोली चलाता है, जिससे कि टाइगर को लगता है कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। इसीलिए वो भागना शुरू करता है और इसी का फायदा उठाकर योंशी उसे भागते हुए शूट कर देता है और कुछ इस तरह से वो अपने मकसद में कामयाब होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम साल 1925 में पहुंचते हैं एक जापानी ऑफिसर के केबिन में, जिसके पास कुछ सोल्जर एक तोहफा लेकर आते हैं जो कि एक टाइगर की खाल थी। लेकिन वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी और किसी बच्चे टाइगर की थी। दरअसल जनरल को बड़े साइबेरियन या फिर बंगाली टाइगर की खाल पसंद है, क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है, जो कि उसके आसपास लगे हुए टाइगर की मूर्तियों को देखकर हम जान पाते हैं। इस दौरान वो अपने लेफ्टिनेंट रियू से एक केस के बारे में बताता है जिसमें आर्कटिक आइलैंड पर गए हुए कुछ जापानी सैनिक अचानक से गायब हो गए, जिनकी संख्या तकरीबन 15 थी। अब उन्हें बहुत ढूंढा गया पर वो कहीं मिले नहीं। लेकिन फिर एक दिन उन सभी की लाशें हमें एक तालाब में मिली। हम वहां जाकर पता लगाओ कि ऐसा कौन कर सकता है। जिस किसी ने भी ये किया है उसे जल्द से जल्द पकड़कर मेरे सामने लाओ। अब रियो ऑर्डर लेकर आर्कटिक आइलैंड के बीच पर पहुंचता है और वहां के लोगों से पता लगाने पर उसे पता चलता है कि ये काम शायद उसी का है जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। रियो हैरानी से पूछता है कि ऐसा कौन है जो हमारी आर्मी से भी बड़ा है। तब एक गाँव वाला कहता है कि वो टाइगर किंग है, जिसका वजन 2 साइबेरियन टाइगर से भी ज्यादा है। शायद ये उसी का काम हो सकता है। ये सुनकर रियो अपने ऑफिस में योशी को बुलाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि योशी के कारनामे हर जगह पर मशहूर है। वो उसे काम देता है उस टाइगर को मारने का, जिसके बदले में उसे मुंह बोली रकम मिलेगी। लेकिन वो ये काम करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने अब शिकार करना छोड़ दिया है। रियो उसे धमकाता भी है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुम्हें ये करना ही होगा। इतनी ही देर में हम फ्लैशबैक में पहुंचते हैं जहां हमें योंशी के शिकार ना करने की वजह पता चलती है। दरअसल जब एक दिन वो अपने ग्रुप के साथ टाइगर के शिकार पर निकला हुआ था तो उन्हें एक टाइगर दिख भी जाता है, जिसके पीछे योंशी लग जाता है और फिर वो गोली चलाता है जो जाकर उसे नहीं बल्कि उसकी बीवी को लग जाती है। उस टाइगर ने उसके साथ छलावा किया, जिसके चंगुल में वो फंस गया और उसने अपनी बीवी को खो दिया, जो कि उस जंगल में लकड़ियां लेने आई थी। उस दिन के बाद से उसने कभी भी बंदूक ना उठाने की कसम खाई। पर उसकी गैर हाजिरी में उसके ग्रुप को बहुत ही जालिम शिकारी लीड करना शुरू कर देता है, जिसका नाम है जोंग। उसके कोई भी वसूल नहीं है और ना ही वो किसी भी तरह का कोई कानून पर विश्वास करता है। इस बीच हम योंशी को देखते हैं जो कि स्टेशन के बाहर आ जाता है, जहां पर उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा था, जो उसे पूछता है कि बाबा आप हमेशा इन लोगों को मना क्यों कर देते हो, वो तो हमें इतने पैसे भी दे रहे हैं। तब उसके बाबा उसे एक सीख देते हैं कि दुनिया में हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती। इंसान के कुछ वसूल भी होते हैं जो पैसों से बड़े होते हैं। पर इसी का उल्टा हम दूसरी ओर जोंग को देखते हैं, जिसने जाल में 2 टाइगर कब्स को फंसाकर मार डाला, जिसके चलते उनकी माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इसीलिए वो उनके लोगों पर एक एक करके हमला करती है।
लेकिन अंत में वो भी जाल में फंस जाती है और तब जोंग उसे भी शूट करके मार देता है। इसके बाद वो लोग उसे लेकर रियो के ऑफिस जाते हैं, पर इन लोगों को उसे ले जाते हुए टाइगर किंग ने देख लिया था। हालांकि वो उसी समय हमला कर देता, पर उसके सामने एक खाई आ गई जिसकी वजह से इन लोगों की जान बच गई, पर लेकिन उसने इन लोगों का चेहरा देख लिया। उधर जोंग के ऑफिस के बाहर सभी सोल्जर उस टाइगर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जो कि उस समय पर बहुत ही बड़ी बात थी, भले ही उसे किसी और ने ही क्यों ना मारा हो। पर अंदर जोंग को अभी भी खुशी नहीं है, क्योंकि ये तो वो टाइगर नहीं है जिसे उसकी तलाश थी। तब जोंग कहता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके लिए हमें और लोग चाहिए होंगे, जिसके लिए वो मान जाता है और फिर से वो लोग उसके शिकार के लिए निकल जाते। पर उसके इस तरीके से उसकी ही टीम मेंबर शिल्गो कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जाती बरत रहा था। लेकिन जोंग ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो लोग पहले तो कुछ टाइगर के बच्चों को पकड़ते हैं और फिर उन्हें एक जाल की तरह लगा देते हैं, उस जगह को ढक देते हैं ताकि टाइगर किंग जब यहाँ पर आए तो फंस जाए। पर उन्हें ये नहीं पता कि वो उनसे 2 कदम आगे है। कुछ ही दूरी पर बैठा वो ये सब देख रहा होता है। अपने बाबा से कहता है कि मैंने सुना है कि जापानी सेना ने टाइगर किंग के शिकार करने वालों के ऊपर भारी इनाम रखा है, आप उनके साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते, हमें इसके बदले में बहुत पैसे मिलेंगे। उसकी ये बात सुनकर वो उस पर गुस्सा हो जाता और तुरंत ही सोने को कहता है। उधर जोंग के लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती है, उन्हें लगता है कि शायद जाल में कोई फंस गया है, इसीलिए सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और भागते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उस जाल में तो भेड़िया फंसा हुआ है और जो बच्चे उन्हें जाल के रूप में लगाए थे वो किंग टाइगर अपने साथ निकाल कर ले गया। उसे देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वापस जाने को कहते हैं, लेकिन जोंग उन्हें वहीं रुकने को कहता है। वेल, उसकी किंग टाइगर से कुछ जाती दुश्मनी है। सालों पहले जब वो शिकार पर था तो अपनी बीवी के साथ उसने उसकी बीवी को मार डाला था और उसका चेहरा भी खराब कर दिया, इसीलिए जब तक वो उसे मार नहीं लेता चैन की सांस नहीं लेगा। पर यह बात उसे अच्छे से पता है कि ये काम उसके बस का नहीं है, इसीलिए अगले दिन वो अपना मुंह उठाकर योंशी के घर पहुंचता है। एक वही है जो इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकता है। योंशी उनकी पूरी बात सुनने के बाद भी इनकार कर देता है। तब जोंग कहता है कि अगर वो उनके साथ शामिल नहीं होना चाहता तो कोई बात नहीं है, पर बस वो इतना बता दे कि वो रहता कहाँ पर है, जिससे कि उनका काम आसान हो जाएगा। पर योंशी कुछ नहीं बताता और जोंग से भी शिकार छोड़ देने की बात करता है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही है जिसमें साइबेरियन टाइगर अपनी पीक पर होते हैं और तब वो पूरे गांव को ही खत्म कर देंगे। लेकिन जोंग उसकी कोई बात नहीं मानता। अब एक दिन हम लैंशी को देखते हैं जो वहीं गांव की एक लड़की से प्यार करता है। तो उसी दौरान हम वो कुछ शिकारियों से मिलते हैं जो उसे अपने साथ शिकार पर चलने को कहता है, जिससे उसे भी अच्छे पैसे मिलेंगे। लैंशी उनकी बातों में आ जाता और अपने पिता से इजाज़त लेने के लिए जाता, पर वो इनकार कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके बेटी को कुछ भी हो। पर यह बात लैंशी को पसंद नहीं आती। वो अपने पिता के मुंह पर कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो कि उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। पर योंशी कुछ नहीं कहता और वहां से सीधा अपने दोस्त के घर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा गांव की एक लड़की से प्यार करता है और वो उसी के लिए सब कर रहा है ताकि वो जल्दी से अमीर बन जाए। ये सुनकर योंशी उस लड़की के माँ के पास पहुंचता है ताकि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ तय कर दे, लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि उसकी शादी एक दुकान के मालिक के बेटे के साथ पहले तय हो गई है, जो उसकी तरह गरीब नहीं है। ये बात उसे बहुत बुरी लगती है, जिससे कि उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। उधर हम लैंशी को देखते हैं जो कि रियो के ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है कि वो योंशी का बेटा है। उसने बहुत बार टाइगर किंग को आते जाते देखा है, उसे पता है कि उसका रास्ता क्या है। अगर वो उसे इस टीम में शामिल कर ले तो वो उनके काम को आसान कर देगा। अब रियो मान जाता है और उसे एक राइफल भी देता है, जिसके बाद वो सभी लोग निकल जाते हैं टाइगर किंग को ढूंढने के लिए। इस बार उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो लोग 2 गुट में बट जाते हैं। इस बीच शिक्लो जोंग को वार्न करता है कि योंशी अभी भी जिंदा है। अगर उसे पता चल गया कि वो लोग उसके बेटे को भी शामिल कर लिए तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तब जोंग कहता है यही तो उसका प्लान है, वो अपने बेटे के लिए यहाँ पर जरूर आएगा और हमारी मदद करेगा। खैर, यहाँ पर एक गुट जो कि एक टाइगर किंग का इंतजार करेगा उसी रास्ते पर जहाँ पर वो आता जाता है, और दूसरे में लैंशी जापानी सैनिकों के साथ आगे बढ़ेगा ताकि वो उस टाइगर को बाहर निकाल सके और फिर वो दूसरे लोग उसे शूट कर सके। लेकिन क्या ये काम सच में इतना आसान होने वाला है, ये तो हमें समय ही बताएगा।
वहीं दूसरी ओर घर पहुंचने पर जब यॉन्शी को अपना बेटा नहीं दिखाई देता, वो उसे उसकी कही हुई बात याद आती है कि वो उन शिकारियों के साथ मिल जाएगा अगर वो उन्हें जाने नहीं देगा। फिर क्या था, यॉन्शी फौरन जंगल की ओर बढ़ता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर जापानी सैनिक शोर मचाना शुरू करते हैं ताकि वो बाहर आ जाए, लेकिन वो उनसे भी ज्यादा चालाक था। वो हमला करने के बजाय उनके सामने ही आकर खड़ा हो जाता है, जहां पर हम पहली बार उसके आकार को देख पाते, जो तकरीबन 1 टन का था। उसकी एक आंख नहीं थी। वो गुर्राते हुए मानो उन सभी से कह रहा हो कि अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारे ही पास आने वाला था। फिर क्या था, वो वहां एक एक लंबी छलांग मारता है और एक एक करके सभी को नोचना शुरू करता है। सभी सैनिक बस उसकी आवाज से ही वहां से भागना शुरू करते हैं। जो बच जाते हैं उन्हें टाइगर किंग मार डालता है। अब लैंशी फौरन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। जब तक वो कुछ समझ पाता, उस पेड़ के पीछे वो आ जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। खुद के सामने इतने बड़े आकार के टाइगर को देखकर हर किसी की पैंट गीली हो सकती है, और यहाँ लैंशी के साथ भी यही हुआ। वो शूट तो करता है, पर उससे पहले वो उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जब कुछ देर बाद कोई भी खबर ना मिलने पर जोंग दूसरे गुट के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर चारों ओर बस लाशें पड़ी हुई है। ऐसा मंजर को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता और मदद की गुहार लगाता है, जो कोई और नहीं बल्कि लैंशी था, जिसको टाइगर ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। लैंशी कहता है कि उसे अपने पिता के पास ले चलो, पर जोंग बोलता है कि अभी वो पहले उस टाइगर को ढूंढेगा, उसके बाद वो उसके पास आएगा। ये बोलकर वो वहां चला जाता है और दूसरी ओर देखना शुरू करता है। अब उन्हें टाइगर के खून के निशान मिलते हैं, जिसका मतलब साफ है कि वो जख्मी है और दर्द में भी है। तब शिल्गो को लैंशी का ख्याल आता है, क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो लोग उसे पूरी रात ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। तब जोंग अपने लोगों से चलने को कहता है, क्योंकि बर्फ किसी भी समय गिर सकती है। लेकिन शिल्गो को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे वो मानना शुरू कर देता, क्योंकि उसने मना किया था कि वो लैंशी को लेकर यहाँ ना आए। लेकिन इतने में कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि यॉन्शी ही है, जो उनसे बस एक ही सवाल करता है कि उसका बेटा कहाँ पर है। पर उसका जवाब किसी को पता नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल जब ये लोग वापस आए थे तो इन्होंने देखा कि सभी लोमड़ी लाशों को नोच नोच कर खा रही हैं, पर कुछ लैंशी को घसीट कर ले गए। जिसके बाद क्या हुआ इन्होंने नहीं देखा। पर वहां जाकर सभी जब उसे खाने के लिए तैयार थे, कोई आकर उसकी जान बचाता है, और वो था टाइगर किंग, जो पूरी रात उसी के पास बैठा रहता है, उसकी रक्षा करता है। लेकिन इतने खून बह जाने के कारण अब वो नहीं बचा और उसकी वहीं मौत हो गई। सुबह होने पर जब लैंशी नहीं मिलता तो योंगशी घर वापस लौट आता है। अब वो कहाँ जाए, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी वहां पर किंग टाइगर आता है उसकी बेटी की लाश को लेकर। तब वो पहली बार उसकी आंखों को देखता है। उसे कुछ याद आता है। दरअसल सालों पहले उसने उसकी मां का शिकार किया था। तब किंग टाइगर बहुत ही छोटा था। उसका एक भाई भी था। योंशी के साथी ने कहा कि वो उसके बच्चे को भी मार दे, लेकिन उसने मना कर दिया और उन दोनों को ले जाकर एक गुफा में छोड़ दिया। उसके बाद हर दिन वो उनके लिए कुछ खाने को लाता और दूर छुप कर देखता रहता। शायद उसी का कर्ज चुकाने के लिए आज टाइगर किंग उसके पास आए। उसने उसकी मां को मारा था, पर उसने उसके बेटे को बचाया। भले ही उसके नसीब में मौत ही क्यों ना लिखी हो, लेकिन उसने अपना कर्ज चुका दिया। वो उसकी लाश को वहीं छोड़कर लौट जाता है। जिसके बाद योंशी अपने बेटे को सीने से लगाकर खूब रोता है, क्योंकि अब तो उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो किसके लिए जिंदा रहे? वहीं दूसरी ओर अब इंसान अपने मतलब के लिए वही करता है जो कि वो सालों से करते हुए आ रहा है। जनरल ऑर्डर देता है कि वो पूरे जंगल में विस्फोट लगा दे। जो भी जानवर उन्हें कहीं पर दिखाई दे उसे वहीं मार दे। उसको ऑर्डर को फॉलो किया जाता और पूरे जंगल को खत्म करना शुरू कर दिया गया था। हर तरफ बस धुआं धुआं था। जानवरों की चीखें सुनाई दे रही थी, जिसको देखकर टाइगर किंग अपनी गुफा से बाहर आता और सभी को एक एक करके मारना शुरू करता। लेकिन इसी बीच हम जोंग को देखते हैं, जो कि निशाना लगाए बैठा हुआ था। मन ही मन वो खुश हो रहा था, क्योंकि अब अमीर वो बनने वाला है। वो धोखे से ही, लेकिन उसके मुंह पर गोली मारने में कामयाब हो जाता है। फिर अंत में टाइगर किंग को कुछ सैनिक रस्सी से पकड़ लेते, जिसके कुछ देर बाद वो शांत भी हो जाता है। लेकिन फिर उसे अपने परिवार का ख्याल आता है, जिसको जोंग ने उसकी आंखों के सामने ही मार डाला था। और ये मंजर याद कर वो उसी रस्सी को तोड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके शरीर के इतने टुकड़े करता है कि उसकी शक्ल पहचानने में भी दिक्कत हो रही थी।
उसके इस रूप को देखकर सभी लोग भाग जाते हैं और जब इस बात की खबर जनरल को पता चलती है तो उसने सभी को मार दिया। तो वो और भी क्रूर हो जाता और सभी को कहता है कि अब और हमले करो, सभी को मार डालो, मुझे किसी भी तरह से उसकी खाल चाहिए। तभी रियो के पास शिल्गो आता है, उसे ये सब रोकने को कहता है क्योंकि अब वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन वो नहीं मानता। वहीं दूसरी ओर हम योंशी को देखते हैं जो अपने बेटे का अंतिम संस्कार की तैयारी में लगा हुआ है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। ये कोई और नहीं बल्कि जख्मी टाइगर किंग था। शायद वो उसे ये बताने आया है कि उसमें और उसकी जिंदगी में कुछ खास अंतर नहीं है। दोनों ने अपने परिवार को खो दिया, वो भी सेम लोगों की वजह से। योंशी उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो उसी दर्द में है जो वो खुद अभी बर्दाश्त कर रहा है। उसके बाद वो अपने बेटे के साथ पूरे घर को आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरे सीन में हम कुछ जापानी सैनिकों को अंटार्कटिक माउंटेन पर चढ़ते हुए देखते हैं जहां पर टाइगर किंग की गुफा है। लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले योंशी ऊपर पहुंच जाता है। उसको देखकर वो भी अपनी गुफा से बाहर आता है। योंशी उसको लड़ने की चुनौती देता है ताकि ये दुश्मनी किसी न किसी मोड़ पर खत्म हो सके और जो इल्लीगल हंटिंग हो रही है उसको भी खत्म किया जा सके। टाइगर किंग उसके इस चैलेंज को स्वीकार करता है, पर जब योंशी देखता है कि वो घायल है तो वो अपनी राइफल फेंक देता है और इतने में हम देखते हैं कि शिल्गो भी ऊपर पहुंच चुका है। वो दोनों को आमने सामने खड़ा हुआ देख पर कुछ कर नहीं सकता। वहीं टाइगर किंग भागते हुए योंशी के पास आता है और वो भी अपने चाकू के साथ तैयार था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। दोनों ही उस पहाड़ के सीधा नीचे गिर जाते हैं जिसमें उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर भी दोनों की किस्मत एक जैसी ही थी। अगले दिन शिल्गो जनरल से झूठ कह देता है कि टाइगर किंग अपनी गुफा से भाग गया, जिसके चलते उसके पास पीछे लौट जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन वो ये जाते हुए जरूर कहता है कि वो जरूर लौट कर आएगा। जिसके बाद हम गर्मियों का सीजन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि टाइगर किंग का भाई वो अभी जिंदा है और उसके अब बेटे भी हो गए जिसमें उसकी एक आंख सेम अपने अंकल जैसी है, यानी कि अब बदले की कहानी शुरू होगी। पर वहीं दूसरी ओर टाइगर किंग और योशी की लाश धीमे धीमे बर्फ में समा गई है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।